हेलो मेरे स्कूल के नटखट बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है साइंस वाली हिमानी मैम। तो जैसे कि मैं हूँ साइंस वाली टीचर और हम लोग लास्ट कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर जो कि था हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो जो चैप्टर है हमारा लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, इसकी हम लोग एक्सरसाइजेस कर रहे थे। हमने हर एक क्वेश्चन बहुत ही डीपली यहाँ पर किया है, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन किया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं समरी। तो समरी देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर क्लास 10th के लिए साइंस के चैप्टर्स कर रहे हैं और एज़ पर योर डिमांड मेरे पास एक कमेंट आई थी कि मैम आप बायो का एक चैप्टर समझाइए। बायो का जो चैप्टर है आपका विच इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो वो चैप्टर जो है वो हम करेंगे। इसके बाद पहले हम ये आखिरी लेसन कर लेते हैं जो कि है हमारी समरी। फिर उसके बाद जो हमने करना है चैप्टर दैट इज़ योर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो वीडियो को ज़रूर से आप लोग शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करो कि आपके डिमांड का टॉपिक कौन सा है। जैसे ये है हमारा डिमांडिंग टॉपिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करने वाले हैं। तो नेक्स्ट सीरीज़ हमारी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की ही आने वाली है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज समरी से जो कि है व्हाट यू हैव लर्नड, जिसका पहला पॉइंट है लाइट सीम्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। सी यहाँ पर बोला गया है लाइट सीम्स टू, जो सीम्स टू है इसका मतलब है कि हमें लगता है ऐसा कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। लाइट हमारा वेव की फॉर्म में भी ट्रैवल करती है और वो रीज़न भी मैंने आपको बताया था, वो हमारा वेवलेंथ वाला रीज़न था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मिरर और लेंसेज जो होते हैं वो इमेज बनाते हैं ऑब्जेक्ट्स की। तो मिरर और लेंसेज की ही एक प्रॉपर्टी होती है कि वो ऑब्जेक्ट्स की क्या बनाते हैं, इमेज बनाते हैं। और जो आपकी इमेज होती है ना वो आइदर भी रियल और वर्चुअल, या तो वो रियल होंगी या वो वर्चुअल होंगी। डिपेंड करता है कि पोजीशन क्या है आपके ऑब्जेक्ट की, कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर या लेंस से कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है। जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके पीछे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। तो ये सारा डिपेंड करता है इस चीज़ पर। अगर हम बात करें कुछ जो चीज़ें हैं पता होनी चाहिए आपकी कि कब इमेज हमारी रियल बनती है, कब वर्चुअल बनती है, मिरर के केस में कब क्या होता है। तो अगर हमारे पास क्या है, एक कॉन्केव मिरर है। यहाँ पर मिरर के लिए एग्जांपल हम लेते हैं कॉन्केव मिरर का, जिसके बैक साइड पे आपका प्रिंटेड होता है। ये हो गई राइट साइड। राइट साइड पे अगर इमेज बन रही है तो वो इमेज होती है वर्चुअल। किसके केस में, हमारे मिरर के केस में, स्फेरिकल मिरर के केस में। अगर लेफ्ट साइड पे आपकी इमेज बन रही है तो वो हमारी इमेजेस होती हैं रियल। तो ये की पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। लेकिन अगर हम वहीं बात करें हमारे लेंसेज के केस में, अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस का केस लूँ तो राइट हैंड साइड पे बनने वाली सारी इमेजेस हमारी रियल होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे बनने वाली सारी इमेजेस हमारी वर्चुअल होती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, तो ये कहता है कि जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो कहता है कि द रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, चाहे किसी भी टाइप की हों, ठीक है, जितनी भी टाइप की रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होती हैं वो सारी क्या करती हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करती हैं, ठीक है। और जो भी सरफेसेस होती हैं रिफ्रैक्शन के केस में वो हमारी क्या होती हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करती हैं, ठीक है। जैसे रिफ्लेक्शन के लॉज होते हैं, रिफ्लेक्शन का लॉ होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और पहला लॉ होता है इसका कि जो आपकी इंसिडेंट रे होती है नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे ऑल शुड लाई इन द सेम प्लेन। सिमिलरली रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस भी हमारी लॉस फॉलो करती है। पहला लॉ हमारा होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल शुड लाई इन द सेम प्लेन। और दूसरा लॉ होता है स्नेल्स लॉ जो कि होता है रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और जो कि कांस्टेंट के इक्वल होता है। और इसी से हम लोग हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कैलकुलेट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट हमारा दूसरे ऑब्जेक्ट के कोई हमारा जो इंटरफेस है जो कि दो मीडियम है, पहला मीडियम दूसरे के केस में कितना ज़्यादा आपका डेंसर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नए नए कार्टेशियन सिस्टम्स हमारे पास यहाँ पर होते हैं। कार्टेशियन सिस्टम जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है हमारे पास। जैसे मैं आपको अगर बताऊँ यहाँ पर जो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, क्वाड्रेंट जिनको हम बोलते हैं, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। पहले क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y पॉजिटिव, दूसरे देखो हमारे पास 4 ऐसे होते हैं ना कि x y -x -y, ये हमारी एक्सेसेस होती हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, दोनों नेगेटिव होते हैं तीसरे पर, चौथे पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, इसको हम लोग x, y की फॉर्म में लिखते हैं। तो पहले जो भी हमारे सिंबल आ रहा है वो x एक्सिस के लिए होता है, दूसरा सिंबल इज़ फॉर y एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा साइन कन्वेंशंस होते हैं, किस तरह से होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा देखो क्या होता है ना हमारे पास, जैसे लेट सपोज कि हमारे पास क्या है, ये कोई हमारे पास मान लो लेंस है, ठीक है। लेंस के लेफ्ट में
जितनी भी रखी जाएंगी चीज़ें वो नेगेटिव होती हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितनी रखी जाती है पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो हमारी नेगेटिव होती है। राइट में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी इमेज जो भी होती है वो पॉजिटिव सिंबल होता है, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव, अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव। तो ये कुछ साइन कन्वेंशन है हमारे पास, एंड इट इज़ वैलिड फॉर मिरर ऑल्सो। स्फेरिकल मिरर के केस में भी ये सेम होता है, ठीक है। और ऑप्टिकल सेंटर होता है हमारे पास, और इस मिरर के केस में हमारे पास पोल होता है P। अगर हम बात करें, U है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V है हमारी इमेज डिस्टेंस, F है हमारी फोकल लेंथ, और हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा P। P इज़ फॉर पोल, है ना। P क्या होता है हमारा, पोल होता है। तो और O हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। और बीच से जाने वाली एक्सेस होती है ऑप्टिकल एक्सेस, या इसको हम सेंटर भी बोलते हैं नॉर्मल, ऑप्टिकल सेंटर या ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हम इसको कहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला आपका होता है 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, और ये हमारा रिलेशनशिप होता है u v और f के बीच में, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f के बीच में, किसके, स्फेरिकल मिरर के। तो ये मिरर फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है, हमने इसको बहुत बार यूज़ किया है न्यूमेरिकल्स में। तो ये बेसिकली रिलेशन होता है u v और f के बीच में। तो सिंपल सा फंडा है। नेक्स्ट पॉइंट है द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू इट्स हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये तो बहुत ही ईजी है, बहुत बार मैं बता चुकी हूँ कि f इज इक्वल्स टू r/2 होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, इसे स्मॉल f से दिखाया जाता है, और स्मॉल f होती है हमारी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज़ बेसिकली पोल और आपके फोकस के बीच की डिस्टेंस होती है, और r हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। अगर ये हमारे पास कोई कॉन्केव मिरर है और ये हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और इन दोनों के बीच का जो पार्ट होता है वो f होता है, मतलब पोल और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होती है पर्टिकुलर एकदम सेंटर पॉइंट, वो हमारा फोकस होता है। इसीलिए हम जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की डिस्टेंस बोलते हैं उसे r बोलते हैं, और उसे 2f भी बोला जाता है, 2 टाइम्स ऑफ फोकस। तो यहाँ से अगर हम बात करें r इक्वल टू 2f, तो f इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ से हमारा r/2। तो f इज इक्वल्स टू हो गया हमारे पास r/2। तो दिस इज द रिलेशन। तो यही यहाँ पे बताया गया कि फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट पॉइंट इज अवर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन जो भी हमारे मिरर्स प्रोड्यूस करते हैं वो हमेशा होता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज पहले आता है, फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाद में आता है अपॉन में। तो ये हमारा बेसिकली रेशियो होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बट उनको हम डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इसको पहले रब कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस क्लियर कर लेते हैं। देखो हमारे पास ना 2 रिलेशंस होते हैं यहाँ पर, वो कौन कौन से होते हैं। मिरर के केस में हमारा u और v के बीच में भी रिलेशन होता है मैग्निफिकेशन के लिए। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, जो मैग्निफिकेशन होता है उसको हम लोग किससे दिखाते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और स्मॉल m जो होता है हमारा वो रिलेशन बेसिकली h मतलब हाइट के टर्म्स में भी होता है, और इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के भी होता है। तो इसको हम दिखाते हैं हमारा स्मॉल m से, इस तरह से दिखाते हैं। स्मॉल m इज इक्वल्स टू -v/u होता है। क्या होता है, -v/u। और इसी को हम एक और फॉर्मूले से जानते हैं जो कि होता है h'/h, और h' हमारा क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, है ना। इसे हम लिख लेते हैं हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज भी बोला जाता है h' को, या इसको hi से भी डिनोट करते हैं। और h होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको मैं ho से भी डिनोट करते हैं। तो ये है रिलेशन हमारा मैग्निफिकेशन का। तो यही कहा गया है कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप हाईलाइट कर सकते हो। मतलब बेसिकली हम समरी में जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी हमारी क्या है, इंपॉर्टेंट हैं। इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए सारे पॉइंट्स को। और येस, अगर आप चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए जल्दी से जाकर। नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा लाइट रे ट्रैवलिंग ओब्लिकली फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल से क्या होता है, वो बेंड अवे होता है। इसको भी हम थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अगर इसको मैं आपको इस तरह बनाकर दिखाऊं तो ये होता है, अगर एक्स वाई हमारे पास कोई इंटरफेस है जो कि एक मीडियम को दूसरे मीडियम से डिवाइड कर रही है या सेपरेट कर रही है। अगर पहला मीडियम हमारा रेयरर है या एयर हम जिसको बोल सकते हैं, दूसरा मीडियम हमारे पास डेंसर है जो कि वाटर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, या और भी कुछ हो सकते हैं, जितने सारे आपके जिनकी डेंसिटी बेसिकली पहले वाले से कम हो। जैसे हमने यहाँ पर एयर रेयरर मीडियम को एयर मान लिया है। तो अगर कोई लाइट रे हमारी इंसिडेंट हो रही है इस वाली इंटरफेस पर, कौन सी, देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये वाली इंटरफेस पर, एक्स वाई इंटरफेस पर, तो यहाँ पर आता है नॉर्मल। और आपको पता है रेयरर से डेंसर में अगर आती है तो रे बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो यही पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि जब रेयरर से डेंसर में आती है तो रे बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बैंड होती है। वहीं अगर हमारी
कोई रे डेंसर से रेयरर में आती है तो रे बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से वो दूर जाती है, तो इसका रीज़न ड्यू टू डिफरेंस इन द डेंसिटीज़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लाइट ट्रेवल्स इन वैक्यूम विद एन इनॉर्मस स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और द स्पीड ऑफ लाइट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। तो वैक्यूम बेसिकली यहाँ पर वो प्लेस होती है जहाँ पर एयर भी मौजूद नहीं होती, जैसे हमारा स्पेस है वैक्यूम है, वहाँ पर एयर भी नहीं होती है, तो दोनों की स्पीड हमारी सेम ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, तो ये भी हमारा एक रेशियो होता है जो कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर इन और अपॉन में आता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो n इज़ इक्वल्स टू, अगर हम इसको फॉर्मूला में आपको लिख के दिखाऊँ, n इज़ इक्वल्स टू होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या आप एयर भी कह सकते हो, ठीक है, अपॉन जो भी आपका जिस भी ऑब्जेक्ट की अगर आप बात कर रहे हो, वैसे पानी की अगर बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट इन पानी, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, कुछ भी अगर ऐसा हो सकता है, तो इन दोनों के रेशियो को हम लोग बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, स्पीड से भी यहाँ पर नोट किया जाता है। तो यहाँ से हमारी सिंपल सी आ जाती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस वाले फॉर्मूले से। थोड़ा सा इसको अगर मैं हाईलाइट करके आपको दिखाऊँ तो ये फॉर्मूला आपका कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, आप कॉपी में लिख सकते हो इस फॉर्मूले को। वैसे तो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में बात की हुई है ऑलरेडी इसके बारे में, बहुत कुछ डिटेल में हम ऑलरेडी डिटेल्ड डिस्कशन कर चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियोज़ में, तो जल्दी से जाकर आप चेकआउट करो, हर एक टॉपिक आपको मिल जाएगा स्टार्टिंग से। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन केस ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रेक्टेंगुलर शेप का होता है और वहाँ पर क्या होता है ना, दो इंटरफेसेस होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक होती है एयर से ग्लास, फिर दूसरी होती है ग्लास से एयर। अगर कोई रे एंटर करेगी तो पहले वो एयर से ग्लास में, फिर ग्लास से बाहर भी तो आएगी ना रे, अगर उससे आर पार जा रही है, मतलब एकदम जा रही है। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करके आपको दिखाऊँ तो दो इंटरफेस है, एक है एक्स और एक है एक्स वाई और एक है हमारी लेट सपोज ए बी, ठीक है, ये भी हमारी इंटरफेस है। तो अगर यहाँ पर कोई लाइट रे इंसिडेंट हुई है तो ये डल गया हमारा नॉर्मल। तो आपको पता है एयर से ग्लास में अगर आ रही है तो रे बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर अब इस वाली इंटरफेस ए बी इंटरफेस के लिए जो ये थी ये बन गई अब क्या इंसिडेंट। तो डेंसर से अब रेयर में जा रही तो रे बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो यहाँ से अवे होगी। तो दो बार यहाँ पर क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ है क्योंकि दो इंटरफेसेस थी, ठीक है, एयर से ग्लास, ग्लास से एयर, तो दो बार यहाँ पर हुआ है। तो यही यहाँ पर इन्होंने बताया कि एक बार रेयरर से डेंसर में हुआ है, फिर एक बार डेंसर से रेयरर में हुआ है। तो एक बार रिपीट करती हूँ मैं, तो इन ग्लास in a case of rectangular glass slab the refraction takes place at both air glass interface and glass air interface। और जो इमर्जेंट रे होती है वो पैरेलल होती है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के। अब इमर्जेंट रे कौन सी होती है? जो लास्ट में बाहर आती है वो आपकी इमर्जेंट रे होती है। मैं थोड़ा सा इसको दोबारा से बनाकर आपको दिखाती हूँ समझाने के लिए। जो ये सेकंड वाला पॉइंट है इसका कि दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं, वो कैसे होती हैं? लेट्स सपोज कि ये मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया है, ये हमारे पास क्या थी, लेट सपोज़ ये हमारे पास एक इंसिडेंट रे थी, ठीक है, कौन सी? ये वाली। और ये कौन सी हमारी इंटरफेस थी? ये एयर से ग्लास और यहाँ पर ग्लास से एयर, जी फॉर ग्लास, ए फॉर एयर। एक्स वाई इंटरफेस है और ये वाली कौन सी थी? ए बी, ठीक है। अब यहाँ पर डल गया नॉर्मल। चलो इस नॉर्मल को मैंने थोड़ा एक्सटेंड करके नीचे तक ही मिला लिया, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, एयर से ग्लास में जा रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, है ना, तो ऐसे झुक गई अपने प्लेस से, थोड़ा सा अंदर को आ गई। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये इसके लिए इंसिडेंट हो गई। अब यहाँ पर फिर से नॉर्मल डलेगा और जब ग्लास से एयर में आ रही है, मतलब डेंसर से एयर में, तो रे बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फिर जो पहली वाली इंसिडेंट रे थी उसको हमने आगे को ड्रॉ किया बिना किसी बेंड के, तो हमने ध्यान दिया कि जो ये इमर्जेंट रे थी और ये वाली रे मैंने पीछे को डैश्ड लाइन से बढ़ाई, तो ये दोनों आपस में क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो यही पॉइंट यहाँ पर समझाया गया है कि जो आपकी इमर्जेंट रे होती है और इंसिडेंट रे होती है वो दोनों आपस में क्या होती है? पैरेलल होती हैं। तो ये हमारी इंसिडेंट रे थी, ये नॉर्मल था, और ये आपकी रिफ्रैक्टेड सॉरी, और ये इसके लिए इंसिडेंट हो गई। और ये वाली जो होती है ये होती है इमर्जेंट, इसको मैंने बोल दिया ई का मतलब हो गया इमर्जेंट रे, ठीक है। ये होंगी हमारी इमर्जेंट, जो बाहर को आने वाली रे होती है, दैट इज़ योर इमर्जेंट रे। तो यही हमारा वहाँ पर वो पॉइंट था, वो पॉइंट हमसे क्या कह रहा था, तो उस पॉइंट पर हमें यहाँ पर लिखा हुआ है। आप देखो, इसको रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। कि जो इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एट बोथ ग्लास एयर इंटरफेस एंड एयर ग्लास इंटरफेस, द इमर्जेंट रे पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो पैरेलल वाला पॉइंट भी मैंने समझा दिया। नेक्स्ट पॉइंट इज योर लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला में बस एक ही बात का फ़र्क है, वो है साइन का। अगर हम बात करें मिरर फार्मूले की तो वहाँ पर प्लस होता है, बट अगर बात करें लेंस फार्मूले की तो वहाँ पर माइनस होता है। और ये भी हमारा रिलेशन होता है यू वी और एफ़ के बीच में। वी हमारा इमेज डिस्टेंस, यू हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड एफ़ इज़ योर फोकल लेंथ। इट इज़ द रिलेशन बिटवीन दीज थ्री, एंड इनके बीच में आता है माइनस का साइन, किनके? 1/v और 1/u के। तो गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड द फोकल लेंथ f ऑफ अ स्फेरिकल लेंस। तो ये हमारे यहाँ पर इनके बीच में रिलेशन देता है लेंस फार्मूला, ठीक है। तो ये है लेंस फार्मूले में नेगेटिव और मिरर
फॉर्मूले में पॉजिटिव साइन होता है, बस इतना सा आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें पावर ऑफ अ लेंस की, तो पावर ऑफ लेंस आपको पता है फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, मतलब P इज इक्वल्स टू 1/f होता है। इसकी ऐसा यूनिट होती है डायोप्टर, इसको दिखाया जाता है कैपिटल D से। तो पावर ऑफ लेंस हमारा होता है बेसिकली P इज इक्वल्स टू 1/f। फोकल लेंथ अगर आपको दी है तो आप पावर निकाल सकते हो, सिंपल सा। तो यस, तो हमने पढ़ लिए हैं सारे पॉइंट्स हमारी समरी के। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरा का पूरा सीरीज़ आएगी हमारी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, तो उसको मैं जल्दी से जल्दी फिनिश करने की कोशिश करूँगी। एक दिन के 2-2 लेक्चर्स भी अगर मुझे अपलोड करने पड़े तो आई डू दैट। बट अभी कल मेरा एग्ज़ाम है, PhD एंट्रेंस है मेरा, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई PhD एग्ज़ाम्स। तो फिर भी अपना टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करके दे रही हूँ आपको। बट कल आफ्टर एग्ज़ाम तो मैं थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूँगी आप लोगों के लिए लेसन की समरी लाने के लिए। और हम लोग फिर से डिस्कशन करने वाले हैं सारे NCERT के एक एक लाइन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।